कई बार कसूर किसी का भी नहीं होता, बस एक गलतफहमी खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। इसी कानपुर शहर के अंदर एक छोटा सा गांव आता है। उस गांव का नाम होता है खेड़ा। खेड़े में ही रहने वाला एक फौजी, जो कि एक रिटायर फौजी होता है, फौजी का एक छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 18 से 19 साल की होती है। उसके बेटे का नाम अंशु होता है, लेकिन अंशु जन्म से ही अंधा होता है। अंशु लगभग घर में ही रहता था, कभी कभार बाहर निकलता था। दोस्तों, दिनेश कुमार की एक बड़ी बेटी भी होती है जिसका नाम दिशु होता है। दिशु ने ग्रेजुएशन पास करके वो ग्रेजुएशन कर लिया था और अच्छी खासी नौकरी करना चाहती थी। इस तरीके से दिन गुजर रहे होते हैं, लेकिन जो दिशु होती है वो अपने भाई अंशु से बेहद प्यार करती है। उसके देख देख में दिन रात लगी रहती है। उसके लिए खाना पीना, कपड़े बनाना वगैरह सब काम करने में लगी रहती है। सारे कामकाज उसके उसके किया करती थी और इस तरह से अपनी बहन दिशु के साथ जो आंसू भी काफ़ी खुश रहता था, यानी कि उसका भाई भी काफ़ी खुश रहता था। वो दिन भी आ जाता है दोस्तों जिसमें दिशु अपने पिता दिनेश को कहने लगता है कि पिताजी, जब मुझे कोई पढ़ाई करनी है तो यहाँ से कम एक कॉलेज पड़ता है जो उसके सरकारी कॉलेज है और वहाँ पर खर्चा भी कम होगा। दिशु चाहती है कि किसी भी पैसे की वजह से उसके पिता के कंधों पर बोझ न पड़े दोस्तों, और इसी तरह से दिशु अपने पिता को मना लेती है। और जब उसका पिता अब उसे सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर अपनी बेटी का एडमिशन करवाते हैं तो दिशु सामान पैक करती है और अगले दिन कॉलेज में चली जाती है। कॉलेज में एडमिशन कर लेती है और एडमिशन करने के बाद दिन रात मन लगाकर पढ़ाई किया करती है। और जब पढ़ाई करना शुरू करती है तो सुबह के 7 से 8 बजे के लगभग अपने कॉलेज में चली जाया करती थी और शाम को हॉस्टल में आकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाते हैं देखते ही देखते, लेकिन आने वाले समय में साथ क्या होने वाला था एक खुद दिशु भी नहीं जानती थी। दोस्तों, जैसे ही 8 अगस्त 2025 के शाम के 7 बजे का समय होता है, आंसू अपनी बहन दिशु के पास फ़ोन करता है और कहता है कि दिशु, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुम्हारे पास राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता हूँ और तुम्हें ही मेरे घर आना पड़ेगा, यानी कि अपने घर आना पड़ेगा। उसका भाई बोलता है तो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी, तुम ऐसा मत बोलो, मैं ज़रूर आऊँगी आपको राखी बांधने के लिए। और हंसते मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहने लगते हैं कि तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। ऐसा बोलती है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते तो मैं आ जाऊँगी। मैं कल यानी 9 अगस्त 2025 के दिन तुम्हारे घर पर तुम्हें राखी बंधवाने के लिए ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, जब वो कहती है तो भाई भी बेहद खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बहन 3 महीनों के बाद अपने भाई के घर आ रही है। और इस तरह से 2-4 बातें कहने के बाद दिशु फ़ोन काट देती है और फिर अपना सामान पैक करती है और उसके बाद खाना खाती है और खाना खाने के बाद 2-3 घंटे पढ़ाई करती है और फिर सो जाती है। जैसे ही अगली सुबह यानी कि 9 अगस्त का दिन आता है तो सुबह के 10 बजे के आसपास दिशु हॉस्टल से निकलती है। दोस्तों, राखी का दिन होता है, काफ़ी भीड़ होते हैं, सब बिजी होते हैं, तो अपने हॉस्टल से अपने घर के लिए निकलती है। जल्दी से बस पकड़ती है और बस पकड़ने के बाद अपने गांव खेड़ा के पास बस स्टैंड पर पहुंचती है। लेकिन खेड़ा बस स्टैंड से गांव तक जाने की दूरी कम से कम 10 से 15 किमी की दूरी होती है। अब इसके बाद गांव तक बस नहीं जाया करती थी क्योंकि यहाँ से जितने भी यात्री होती है और खेड़ा के अंदर जो भी सवारी होता है वो सब ऑटो रिक्शा पहुँच जाते हैं और ऑटो रिक्शा भी जाया करते हैं क्योंकि वहाँ बस नहीं चलती है। जैसे दोपहर का लगभग 2-3 बजे का समय होता है तो यह लड़की देखने लगती है कि कोई अगर ऑटो मिल जाए तो गांव में जल्दी चली जाऊंगी अपने घर, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। उस दिन इसको ऑटो रिक्शा दिखाई नहीं देती है। इस तरह से दिशु की आज किस्मत बहुत ख़राब होती है। थोड़ा समय बीतने के बाद दोस्तों लड़की परेशान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आज के दिन सारे ऑटो ड्राइवर रिक्शा कहाँ चले गए। थोड़ा वक्त गुजर जाता है और इतने वक्त गुजरने के बाद वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा पहुँच जाती है। उस रिक्शा में केवल एक ड्राइवर बैठा होता है और ड्राइवर का नाम होता है राजू। राजू अक्सर नशा करने के आदी होता है। अब दोस्तों, वो राजू जैसे वो लड़की को देखता है तो उसको अपने ऑटो में बिठाता है। वो कहता है खेड़ा बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। वो जाता है और वहां पहुंचने के बाद इसके बाद लड़की दिशु ऑटो ड्राइवर के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मुझे जल्दी से अपने गांव में पहुंचना है। लेकिन ऑटो ड्राइवर कहने लगता है कि तुम अकेली सवारी हो, मैं तुम्हें अकेली
को लेकर नहीं जा सकता हूँ। लड़की कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूंगी, तुम मुझे घर तक छोड़ जाओ। और इस तरह से लड़का राजू अब इसकी खूबसूरती पर इसकी जवानी को निहारने लगता है। और राजू को ये लड़की काफ़ी पसंद आ चुकी थी। ऑटो ड्राइवर को राजू की नीयत इस लड़की पर खराब हो जाती है और वहीं से उसकी हवस जाग जाती है। उसके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं और इसके बाद राजू एक प्लान तैयार करता है, यानी कि ऑटो ड्राइवर एक प्लान तैयार करता है। इसके बाद ऑटो ड्राइवर राजू इस लड़की को कहने लगता है कि तुम जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक तुम्हें छोड़ देता हूं। और फिर इसके बाद यह दिशु रिक्शा में बैठ जाती है और राजू अपने ऑटो रिक्शा को चलाना शुरू कर देता है। लेकिन वह शीशे के अंदर से लड़की को बुरी नज़र से घूर रहा होता है। बार बार लड़की को घूरता है, बार बार लड़की को देखता है, उसकी खूबसूरती को निहारता है। उसके मन में हवस की आग पनपती है। जैसे ही 2 से 3 किलोमीटर का समय तय होता है तो करता है, फिर उसको रास्ते में एक सुनसान इलाका पड़ता है। और जैसे ही सुनसान इलाका होता है तो राजू अब सोचने लगता है कि बस मेरे पास यही मौका है। इसके बाद राजू तुरंत अपनी ऑटो रिक्शा को वहीं पर रोक लेता है। ऑटो रिक्शा जैसे ही वहाँ पर रोकता है तो दिशु पूछने लगती है, मजबूर हो जाती है कि आखिर भैया क्या बात है, तुमने ऑटो रिक्शा क्यों रोक दी। लेकिन राजू बहाने बनाते हुए कहने लगता है कि आज मेरी किस्मत खराब है, मेरी ऑटो रिक्शा खराब हो गई, बार बार 2 बार पहले भी खराब हो चुकी है। झूठ बोलता है, अभी भी खराब होगी, पहले खराब हो चुकी है, अब यह भी अभी भी खराब हो गई। और इसके बाद ये लड़का राजू अपने ऑटो रिक्शा से नीचे उतरता है। थोड़ी देर तक उस ऑटो रिक्शा के पास खड़ा रहता है। दोस्तों दोपहर के समय इस गर्मी के मौसम में दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अब इसके बाद राजू फिर से अपनी ऑटो में आता है और ऑटो रिक्शा से एक धारदार हथियार उठाता है और देखते ही देखते दिशु के गर्दन पर रख देता है। उसको डराता है, उसको धमकाता है, मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसको काफ़ी डराता है और हथियार जब रखे और दिशु को यह ऑटो ड्राइवर राजू कहने लगता है कि अगर तुम शोर मचाने की या चिल्लाने की जरा सी भी कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। लड़की सहम जाती है, डर जाती है, रोने लगती है, सिसकने लगती है। इसके बाद राजू कहने लगता है कि यह पास में ईंट का खेत है, ईंट की भट्टा है, ईंट का जो भट्टा है मेरे साथ जल्दी उसके अंदर चलो। लड़की मजबूर हो जाती है, रोते चिल्लाते उसको खींच के ले जाता है। लड़की मजबूर हो जाती है, लड़की मना भी नहीं करती, विरोध भी करती है। इसके बाद दोस्तों राजू ड्राइवर मानने वाला नहीं होता है। देखते ही देखते उसी की चुन्नी लेकर उसका मुंह बांध देता है। और यह सब कुछ करने के बाद ऑटो रिक्शा वाला राजू कुमार इस लड़की दिशु के साथ उसी खेत में चला जाता है। अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है, उसका रेप करता है, 7 रिश्ते बनाता है, गलत रिश्ते बनाता है। लगभग आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है। राजू इस लड़की के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक से जब काम कर रहा होता है तो जब लड़का अपना हवस को पूरी कर लेता है तो लड़की को 2-4 थप्पड़ भी मारे जाते हैं। और फिर राजू इस ईंट से बाहर निकलता है। जैसे ही ईंट से बाहर निकलता है, ईंटों के गट्ठे से जब बाहर निकलता है तो ईंट का मालिक जगदीश कुमार होता है, वो खेतों में पहुंच जाता है। उसके बाद इस लड़के पर जगदीश कुमार की नज़र पड़ जाती है। लेकिन जगदीश कुमार सोचने लगता है कि कोई आसपास का ही व्यक्ति है, यहाँ सुनसान इलाका है, तो यहाँ हमारे इस बर्थडे में क्या कर रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है। वैसे तो खेत में आ गया होगा, लेकिन 2 मिनट वक्त गुजरने के बाद उसी खेत से वो लड़की दिशु भी जैसे तैसे बाहर निकलती है। अब खेत के मालिक जो जगदीश होती है उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उसके कपड़ों पर पड़ती है। तो फिर जो जगदीश कुमार है सारी बातें समझ जाता है और जगदीश कुमार अब पूछता है, डांटता है, इस लड़के के पास आ जाता है। लेकिन ऑटो ड्राइवर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब जैसे ही ऑटो ड्राइवर भाग रहा होता है तो जगदीश जो होता है उसके पीछे दौड़ता है, उसको किसी न किसी तरीके से पकड़ लेता है और उस पकड़ने के बाद उस लड़की के पास आता है। और उसके बाद जगदीश कुमार सब कुछ बातें पूछने लगता है, आखिर क्या माजरा है। दोस्तों पूछने के बाद जब वो लड़की आखिर तुम बताती हैं, वो कहता है कि आखिर तुम मेरे खेत में क्या कर रहे थे, मैं पुलिस में अभी फ़ोन मिलाता हूँ, तुम दोनों की शिकायत करूँगा। लड़की रोने लगती है, वो चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगते कि इसने मेरी गर्दन पर कुछ हथियार रख दिया था, मैं ऑटो रिक्शा से अपने घर जा रही थी और फिर यह मुझे खेत में लेकर आता है और मेरे साथ दुष्कर्म करता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर जगदीश सारी बातें समझ आता है। इसके बाद देखते ही देखते जगदीश उस ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई करना शुरू कर देता है। दोस्तों पहले उसकी खूब खातिरदारी की जाती है और यह सब कुछ करने के बाद ऑटो ड्राइवर जो राजू होता है उसके बाद वो भागने की कोशिश करने लगता है। जगदीश जो होता है उसके हाथ में लाठी होती है
उसको उसका सर में मार देता है, उसका सर फोड़ देता है और फिर ऑटो ड्राइवर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद लड़की के पास सुन्नी होती है, उस सुन्नी से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। फुर्सत में जगदीश कुमार नरदेगी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। लगभग आधे घंटे से पौने घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचती है, फिर उसके बाद दिशु से सारी कहानी पूछी जाती है। दिशु रोते हुए गिड़गिड़ाती हुई पुलिस से अपनी पूरी जो भी घटना हुई उसको बताती है, उनको पुलिस को बताती है और सामने पूरी घटना उजागर कर देती है और कहने लगते कि अगर यह खेत का मालिक यहाँ पर फरिश्ता बन के नहीं आता, शायद यह ऑटो ड्राइवर मुझे जान से मार सकता था। और इसके बाद पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन पुलिस इस भले आदमी जगदीश का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इसके तो हम भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर दुख मदद ऐसे करना चाहिए। उस लड़की की जान बचा के बहुत बड़ी बात है ये। और फिर इसके बाद ऑटो ड्राइवर राजू को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। वहाँ पर ऑटो ड्राइवर राजू की जमकर पिटाई होती है। जैसे ही उसकी पिटाई होती है तो पूरा जुर्म कबूल कर लेता है और इसके बाद पुलिस इसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर करती है और कोर्ट में पेश करते हैं। इसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब यह बात भविष्य में तय करें कि जज साहब इस ऑटो ड्राइवर राजू को आखिर में क्या सजा सुनाएंगे, जो काफ़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उसकी मदद से लड़की की जान तो बच गई, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म होते हुए बचा नहीं पाए, पर जान बच गई। साथ में जो गलत काम हो चुका है उस सदमे से बाहर तो लड़की निकल नहीं पा रही है दिशु। काफ़ी वक्त लगने वाला है और काफ़ी वक्त भी लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होना ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, कभी भी कोई गाड़ी में जब सवारी नहीं हो तो अकेले चलने के लिए न बोले। कहाँ से लड़की ऑटो ड्राइवर के अकेले ऑटो में नहीं आती, उससे नहीं बोलती कि सारे पैसे मैं दे दूंगी, मुझे जल्दी घर छोड़ दो। दोस्तों, ऐसा नहीं बोलती, इसके साथ गलत काम नहीं होता है। एक अकेली लड़की ऑटो रिक्शे में नहीं बैठती, आज इसके साथ इतनी बड़ी घटना नहीं होती है। जब तक कोई गाड़ी में कहीं पर भी सुनसान इलाके में अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हवस अपना शिकार किसी के अंदर भी जा सकते, कोई भी उसका शिकार बन सकता है। और किसी के साथ अकेला बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीयत खराब होने में देर नहीं लगती है। कोई सोचता नहीं है कब किसकी नीयत बिगड़ जाए, इसलिए अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के साथ चाहे तुम्हें कितनी भी देर हो रही है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में घटना हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, जो निर्भया थी वो बस में नहीं बैठती, अकेली नहीं होती, शायद वो भी आजिंदी होती है। जितने भी कांड हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, ये सब अकेले ही में लड़कियों के साथ अनहोनी होती है। दोस्तों, हमेशा साथ में रहे, यही हमारे लिए सबके लिए सही रहेगा। एक कलयुग में किसी पर भरोसा करना नामुमकिन है। दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना। लव यू दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।